Newton's laws of motion, problem solving steps. इनमें स्टेप 1, use object or system for which NLM is applying. सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट या सिस्टम चुनना पड़ेगा जिसपे आप ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप 2, ड्रॉ FBD. Only so external forces in FBD. और दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, MA is not a force. Do not show it in FBD. Do not show it in FBD. यहाँ एक पॉइंट और बता देता हूं, always think about the cause of each force present in FBD. होता क्या है, FBD बनाते वक्त हम कुछ भी फोर्स दिखा देते हैं और गलतियां होती है, और फोर्स तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो हम ये कोशिश करें कि ब्लॉक किन से बातचीत कर रहा है, किन से इंटरेक्ट कर रहा है। तो कारण क्या है किसी भी फोर्स का? धागा होगा तो टेंशन, स्प्रिंग होगा तो KX, कांटेक्ट होगा तो नॉर्मल फ्रिक्शन, कोई पुश एंड पुल है तो उसके कारण फोर्स। तो हर एक फोर्स के कोई न कोई कारण होगा। mg तो अर्थ के कारण। तो उसके बारे में सोच लो एक बार, जैसे कि ये तय हो जाए कि ब्लॉक जितने या सिस्टम जितने एलिमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है उनको हमने ठीक से देखा। स्टेप 3, use x and y axis then resolve all the forces in FBD and A means expression along x and y axis. आप XY चुनेंगे क्या? कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यदि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो बेस्ट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। यदि ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे रखा है तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर, ठीक, इंक्लाइन प्लेन पे। लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अलावे भी आप XY ले सकते हैं जैसा कंफर्टेबल।
Step 5. Use fx equals to max and fy equals to may to get result. और यहाँ एक पॉइंट और मेंशन कर लेना, if necessary then use constant relation to get an extra equation. If necessary, then use constant relation to get an extra equation. कभी कभी इक्वेशन यदि कम पड़ जाए तो कांस्टेंट रिलेशन यूज करिए उस कमी को फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज नहीं जरूरी हो तो मत यूज करो। कुछ जो एनएलएम में फोर्स यूज होंगे उनमें जान पहचान आप करिए। टेंशन ड्यू टू स्ट्रिंग, अब ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ टेंशन is taken along the string away from the object. एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिए क्योंकि डायरेक्शन का लफड़ा होता है, और दूसरा पॉइंट इन आइडियल स्ट्रिंग अब आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं which has no mass, no knot, passing over frictionless surfaces or massless pulley, and has no elasticity. In ideal string, tension is same at each point on it. In ideal string, tension is same at on each point of a string. अब आइडियल कहेंगे किसको? Which has no mass, no knot, passing over frictionless surface or massless pulley, and has no elasticity. Tension is same at each point on it. देखिएगा, यदि ये पुली है, एक चकती सोचो, डिस्क सोचो,
और धागा ऐसे है, पुली, आइडियल पुली इज मासलेस पुली। ये आइडिया भी नोट कर लो। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। यदि धागा ऐसे है, ऊपर में आपने टी और टी लिखा और नीचे टी डैश लिखा, तो आप क्या लिख देते, 2t माइनस टी डैश इक्वल्स टू मास ऑफ द पुली इनटू एक्सलेशन। लेकिन मास ऑफ द पुली क्या है, आइडियल होने पे 0। ये पुली कहीं एक्सलरेटेड भी हो तब भी क्या होगा, 2t माइनस टी डैश क्या हो जाएगा, 0। तो टी डैश किसके बराबर होगा, 2t के। तो ये यहां हम क्या ध्यान रखें कि पुली भले ही एक्सलरेटेड हो लेकिन आइडियल होने के कारण नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0। इसका मतलब यदि ऊपर में आप टी और टी देख रहे हैं तो हमेशा अभी कंसीडरेशन में तो ये पुली है, तो धागे के लॉन्ग दूर दिखाएंगे आप टेंशन, डायरेक्शन दिखने लगेगा, फिर नेट फोर्स 0 करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएगा। यदि कहीं आप इसे ऐसे देखें, यदि कहीं आपने इस तरह देखा कि यहाँ ये टी आपने माना, इसको बड़े आराम से t/2 कर, यदि उसे छोड़ दो, यदि नहीं दिखा तो ये डायग्राम देख लो, वही बात मैं बता देता हूँ। यदि इसे टी माना तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, t/2 जिससे नेट 0 हो जाए। जरूरी नहीं है कि मुझे धागा दिखे, पुल होते मैं सीधे लिख दूंगा। यदि यहाँ पर टी है t0, तो यहाँ पे t0/2 t0/2 फील कर लेंगे कि वो धागे की प्रॉपर्टी है। अब FBD मैं जिसका बनाऊंगा उससे दूर जाते दिखाऊंगा टेंशन। तो टेंशन के बारे में हमने ये सोचा कि अभी जो धागे वागे होंगे, जब तक उसमें कोई गांठ नहीं है, जब वो सिंगल धागा जहां से जहां है उनमें एक ही जैसा टेंशन। यहां आ जाता है दूसरा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ये क्यों आता होगा, कॉन्टैक्ट के कारण। एक कंपोनेंट इसका नॉर्मल कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट इसका फ्रिक्शन कहलाता है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं तो हम ये फोर्स आता देखें, और चूंकि ये नॉर्मल और फ्रिक्शन हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे ही दिखेगा, तो यदि यहां हमने मान लो इससे ब्लॉक को पुल किया होता, ये m मास का ब्लॉक है, FBD बनाते वक्त यहाँ आपको mg दिखता, इस तरफ आपको फ्रिक्शन दिख रहा है, तो ध्यान देना ना कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं। तो नॉर्मल और F का जो रिजल्टेंट होता, तो नॉर्मल और F का जो रिजल्टेंट होता उसे आप कहते कांटेक्ट फोर्स। और कांटेक्ट फोर्स का कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स का कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन कहलाएगा। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट कभी कांटेक्ट में दिखे तो तुरंत आपको याद आना चाहिए नॉर्मल होगा, फ्रिक्शन होगा। यहां ये ध्यान रखिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट is in
contact with three surfaces, then there will be three normal reaction, N1, N2, N3 will be shown in FBD. Direction of normal reaction is taken along the normal to the contact surface towards the object. Direction of normal reaction is taken along the normal to the contact surface towards the object. यदि देखो ये है ब्लॉक और ये है कांटेक्ट सरफेस, तो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल का डायरेक्शन बताओ तो। कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल के लॉन्ग किस तरफ, ऊपर कौन है और कौन है, ब्लॉक, ऑब्जेक्ट, तो किसकी तरफ नॉर्मल है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट या टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, फ्रॉम कांटेक्ट सरफेस, ठीक ना। Direction of normal reaction is taken along the normal to the contact surface towards object. अब यदि कंफ्यूजन है तो फ्रॉम कॉन्टैक्ट सरफेस, फ्रॉम द सरफेस लिख दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस लिख दो और बेहतर। आप यहाँ इस दीवार के किनारे एक रॉड को रखा देख रहे हैं, तो यहाँ कितना नॉर्मल लगता होगा और किस डायरेक्शन में लगता होगा, कितने सरफेस को टच कर रहा है, एक N1, दूसरा N2, ये एक रॉड था, ये है वॉल। सोचो दीवार जो है इस बार छोटा है, रॉड बड़ा ले लिया। अब बताओ तो नॉर्मल किधर किधर देखोगे, एक तो यहां पर है और दूसरा कांटेक्ट सरफेस इस बार हो गया रॉड का, दीवार का तो पॉइंट है, तो उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिकी पॉइंट। कांटेक्ट सरफेस जो दीवार को क्रॉस करके ऊपर गया रॉड,
तो दीवार के एज को तो एक पॉइंट पे टच करेगा, सरफेस जो वहां होगा वो तो रॉड का होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल देखोगे। या यूं सोचो जहां कांटेक्ट में है वहां जो कॉमन टेंजेंट होगा उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल। क्या वेदांत ये नॉर्मल के डायरेक्शन समझ में है? यस। यहाँ पर ये ए ये बी, यदि हम ए वाले ब्लॉक के बारे में सोचें कितने सरफेस को टच कर रहा है? एक यहाँ एक यहाँ, एक नॉर्मल तो ए पे आएगा एन ए ड्यू टू ग्राउंड, और एक नंबर ए पे आए, दूसरा नंबर नॉर्मल ए पे आएगा ए ड्यू टू बी। और इसके अलावे भी इस पे फोर्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यही केवल है, एक होगा एम ए जी और एक लग रहा है लेफ्ट से राइट। लेकिन यदि मैं बी के बारे में सोचूं तो बी को कितने सरफेस टच में दिख रहा है? एक तो ग्राउंड एन बी जी, एक ए का कांटेक्ट में है ए से बी की तरफ एन ए बी। सर दोनों में एन ए बी क्यों? एक्शन रिएक्शन पेयर, बी ने जितने फोर्स ए को धकेला उतने ही ए ने बी को धकेला फोर्स। और इतना ही नहीं, ये एक और टच में है, इधर दीवार तो उधर से आएगा एन वॉल। तो आपके तीन सरफेस बी ब्लॉक के कांटेक्ट में दिखे तो तीन नॉर्मल आएगा। नॉर्मल का डायरेक्शन क्या लेंगे? along the normal towards the object from the contact surface, towards object from the contact surface। तो आप जहां जहां कांटेक्ट देखें वहां पहले कांटेक्ट को मार्क कर दें और उसके नॉर्मल के लॉन्ग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ले ले नॉर्मल। और जितने नॉर्मल होंगे उतने फ्रिक्शन के बारे में आप सोच सकते हैं। पहले वाले डायग्राम में रॉड स्लाइड करके किधर जाना चाहेगा? नीचे, अपने आप दीवार पे तो चढ़ने नहीं जाएगा रॉड, नीचे। तो उस पे जो फ्रिक्शन आप देखोगे रोकने की कोशिश में, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2, जितने जगहों पे नॉर्मल आपको दिखेगा उतने जगहों पे फ्रिक्शन आप सोचने वाले। यदि मूवमेंट की टेंडेंसी या मूवमेंट होता दिख रहा हो तो नॉर्मल देखने के लिए कांटेक्ट सरफेस देखेंगे पहले, और कांटेक्ट सरफेस से नॉर्मल के लॉन्ग ऑब्जेक्ट की तरफ नॉर्मल अप्लाई करेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर का ध्यान रखेंगे यदि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में। एक टर्म जनरल जो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू एम ए, यदि किसी सिस्टम के लिए लिखते हैं तो ध्यान देना we can take two or more objects together as a system when all the objects considered are same acceleration vector A। यदि एक्सलेशन वेक्टर A सेम नहीं होगा F बराबर M सिस्टम A कैसे लिखोगे?
यदि सिस्टम के 4 ब्लॉक हों, सबके अलग अलग एक्सेलेरेशन होंगे तो दफड़ा हो जाएगा। F इक्वल्स टू m सिस्टम ए जो हम लिख रहे हैं, इसमें क्या खास है कि वी कैन टेक टू और more object together as a system when all the object considered are same acceleration vector. वेक्टर माने डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों के साथ। अब जैसे आपके सामने यहाँ धागे से जुड़े हुए कई ब्लॉक हैं, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 18 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो सोचो ना, इन सब के एक्सेलेरेशन एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? इन सब के एक्सेलेरेशन यदि आपको लगता है एक जैसे होंगे तो उसका कारण क्या बोलोगे? धागा का होना। धागे का एक सिरा जितना आगे बढ़ेगा उस सेम टाइम में उतना ही दूसरा सिरा भी आगे बढ़ेगा। ये जब दिख गया और आपसे कहा गया फाइंड ए, तो क्या करोगे आप सॉल्व करते वक्त? ज्यादा एफबीडी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इनको एक झोले में डाल दो। झोला मतलब कोई थैला या कोई बोरा, उसमें बांध दो, बंद कर दो और उसको एक सिस्टम मान दो, एक झोला, बस एक सिस्टम। और सॉल्व करते वक्त क्या लिख दोगे? F इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू ए। एक्सटर्नल तो केवल यही रहा, भीतर में जो टेंशन है वो झोले के भीतर है, वो बाहर से दिखेगा नहीं, वो इंटरनल होगा सारे। सर नॉर्मल mg, अरे वो तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में उसका कोई रोल ही नहीं, दिखाया ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में यही है F 18। मास कितना लिखोगे? 1 + 2 + 3, सबका एक्सेलेरेशन तो एक ही है ना, इनटू ए। तो कितना आ गया एक्सेलेरेशन? 18/6, दैट इज 3 मीटर/सेकंड²। तो सिस्टम लेते वक्त आप क्या ध्यान रखते हैं? F बराबर ma लिखोगे ना, तो ए कॉमन होगा तो लिखोगे। तो कॉमन होने के लिए क्या हमने सोचा कि एक्सेलेरेशन वेक्टर सेम है, कॉमन है तो बाहर आ गया। वैसे भी m1 + m2 + m3 करने वाले थे। तो इस केस में क्या हुआ? क्या मुझे एफबीडी बनाने पड़े? ज्यादा नहीं बनाने पड़े। हमने एक झोला केवल यूज किया, सिस्टम झोला, और उसके भीतर मान लिया इन तीनों को, 1 2 3 को। तो झोले के बाहर खींचने वाला काम तो केवल ये एफ कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में और कोई है नहीं। टेंशन जो भी होगा वो झोले के भीतर का फोर्स है, सिस्टम का इंटरनल फोर्स वो कहता है। और सोचो, रिक्शा पे बैठ गए। सर ये रिक्शा क्या होता है? कार के भीतर बैठ गया, चलो छोड़ो रिक्शा, और खूब धक्का दे रहे हैं, आज तो मैं धकेल के ले जाऊंगा कार। तो क्या चल पड़ेगी कार? सर मैं थोड़ा आज ना खाना खा के नाश्ता करके ठीक से नहीं आया, नहीं तो चला ही लेता। अरे सोचो तो, गाड़ी के भीतर बैठ के मैं धक्का दूं, ऐसा कभी किसी को करते देखा है? नहीं। आपको गाड़ी को मूव करवाना है, एक्सलेट करना है, तो आपको उतरो गाड़ी से बाहर, अब धक्का दो, चलेगी। लेकिन आप गाड़ी के भीतर बैठ के फोर्स लगाओगे तो आप सिस्टम में इंटरनल फोर्स दे रहे हो, वो एक्सलेट नहीं करेगा सिस्टम को। आप यहाँ सोचो ना, बढ़िया एक गाड़ी खरीद के ले आए, रोल्स रॉयस टाइप, दे दिया 5 में, और उसको ऐसे सरफेस पे रखे जहां फ्रिक्शन नहीं। स्टार्ट करो, पेट्रोल भी है, अब चला लो, क्या लगता है चल पड़ेगी? बढ़ जाएगी आगे? सर नॉर्मल है, एमजी है, पेट्रोल है, गाड़ी भी है, चलेगी? नहीं। फ्रिक्शन मस्ट है, वही एक्सटर्नल फोर्स है जो एक्सलेट कर पाए। यदि नहीं है तो नहीं चलेगी, छोड़ो गाड़ी। सोचो तुम्हें किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ले जाके बैठा दिया, एक बार ऐसा फुटबॉल का मैदान,
उसके बीच में आपको बैठाए और एक ऐसा स्विच ऑन किया, वो पूरा मैदान फ्रिक्शन लेस। अब वहां से बाहर कैसे निकलोगे? सर मैं तो बस चल लूंगा। अरे कैसे चल लोगे? फ्रिक्शन नहीं है। तो बाहर आने का एक रास्ता है, कोई कपड़ा उपड़ा का मोड़ मार के एक छोटा सा दिए में लगने वाला बाती जैसा बनाओ, अपने नाक में डाल दो थोड़ा सा, तो छींक आएगी। छींक आएगी तो तुम्हारे भीतर के एयर फोर्स के साथ एक तरफ निकले, तो जिधर एयर निकला उसके अपोजिट तुम्हारे ऊपर फिर थ्रस्ट फोर्स आया, तो तुम स्लाइड करना शुरू कर दोगे। रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, स्लाइड करते करते फील्ड के किनारे तक आ जाओ। हाँ हाँ आओ आराम से। तो इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स केवल सिस्टम को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेगा। आप से कोई पूछता कि ये 2 kg, ये 3 kg और ये 5 kg, यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, जब तक नहीं कहा जाए मान लो स्मूथ सरफेस, आपसे कहा गया कि ये चल रहे होंगे, फाइंड टी एंड ए स्मूथ। आपको यदि टी और ए बताने को कहा जाए, एक काम करो टी डैश भी ले लो, टी डैश एंड तो सॉल्व करते वक्त पहले इसे सिस्टम मान सकते हैं, ये मन ही मन सोचो, और सिस्टम मान सकते हो तो F बराबर मास ऑफ द सिस्टम इंटू ए कर लो, 20 इक्वल्स टू 2 + 3 + 5 इंटू ए का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब तक ये झोले के भीतर है, टी या टी डैश के बारे में आप जानकारी नहीं दे सकते, तो झोले को काटो और एक नए पार्ट पे आ जाओ, फॉर टी। आप 2 kg को केवल सोचो, क्योंकि यदि कैंची लेके 2 और 3 के बीच के धागे को कट कर दें तो 2 तो चलने से रहा। इसका मतलब 2 की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है 2 kg को खींच के ले जाना। ये नया सिस्टम हो गया, ये न्यू सिस्टम। सर आपने अगले वाले ब्लॉक को क्यों नहीं सोचा? उसको भी सोच सकते हैं, लेकिन उस पे टी और टी डैश 2 अननोन होता, जबकि इस पे केवल एक ही अननोन है, इसलिए हमने पिछले ब्लॉक को सोचा। टी बराबर कितना हो गया? 2a, 2 × 2 4 न्यूटन। अब बारी आएगा किनके सोचने की? फॉर टी डैश। टी डैश के लिए क्या करना है? ध्यान से देखिए, ये 3 kg और ये 2 kg को मिलाकर एक सिस्टम मान लो, क्योंकि टी डैश क्या कर रहा होगा? इन दोनों को खींच के आगे ले जा रहा है, और आपको भरोसा नहीं है तो टी डैश वाले धागे को कैंची से काट, तो कौन रुकेगा? 2 और 3 दोनों रुकेंगे, मतलब उस धागे की जिम्मेदारी दोनों को आगे ले जाना है, इसलिए दोनों को मिला के एक सिस्टम मानो। और यदि दोनों को मिला के एक सिस्टम मानोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा ये बताना कि टी डैश होगा 2 + 3 × 8, 5 × 2 दैट इज 10 न्यूटन। सर यदि मैं 5 kg का एफबीडी बनाऊं तो मैं नहीं रोकूंगा, तब भी आएगा रिजल्ट। लेकिन यदि ऐसे लोगे तो सीधे एक बार में आप रिजल्ट ही बता दो। ये नहीं कि 3 अलग अलग इक्वेशन बनाए फिर उनको XYZ करके सॉल्व करने में लगे पड़े, कुछ नहीं। एक इक्वेशन लिखा सिस्टम मान के, तीनों ब्लॉक का तो एक्सलेशन आ गया। 2 kg का सिस्टम मान के फिर एफबीडी बनाकर इक्वेशन लिखा तो टी आ गया। 2 और 3 को मिला के सिस्टम मान करके इक्वेशन लिखा तो टी डैश आ गया।
सिस्टम मानने वाला आइडिया समझ में आ गया। सिस्टम मानते वक्त एक्सेलरेशन का एक जैसा होना बहुत जरूरी है। ठीक, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, ये एक ब्लॉक है 3 kg का। इधर फोर्स लगा रहे हैं F 40 न्यूटन। आपको बताना है टेंशन, और नीचे आएगा 3 + 2g। बताना है एक्सेलरेशन। तो यदि ये वर्टिकल है तो 3 + 2g मैं नहीं बताऊं तो क्या करूंगा ना, यहां बता दूंगा कि ये ग्रेविटी ऐसे है, और आपसे कह दूंगा फाइंड ए एंड। तो सॉल्व करते वक्त कैसे सोचना चाहिए हमें? 2 kg 3 kg को सिस्टम मान लो, ऊपर F 40, नीचे 2 + 3g, नीचे 2 + 3g 50। तो एक्सेलरेशन किधर दिखेगा? नीचे। लिखोगे कैसे? F = ma 50 - 40 equals to 2 + 3 into a, 10 equals to 5a, a equals to 10/5। ये हो गया 2 मीटर/सेकंड। अब यदि t चाहिए तो धागा काट दो, तो 3 kg फ्री फॉल में आ जाएगा। मतलब 3 kg को संभालने का काम कर रहा होगा धागा। इसमें वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हो FBD, मैंने सोचा कि 3 kg का बना रहा हूं। फॉर t 3 kg का एक्सेलरेशन फ्री फॉल का तो है नहीं, ये का है। तो नीचे 3g और ऊपर t। इक्वेशन क्या लिख दोगे? 3g - t = 3a, 30 - t = 6, t = 24। आपको t पता चल गया। ग्रेविटी देख के अंदाजा लगा कि एक्सटर्नल फोर्स mg तो जरूर सोचना होगा, तब डिसाइड किया किधर जाएगा। और फिर सिस्टम इसलिए माना क्योंकि एक्सेलरेशन एक जैसे। यहाँ इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है। एक ब्लॉक है 3 kg का, उसके नीचे ये रोप है, स्ट्रिंग का बड़ा भाई, मोटा भाई, ये 4 kg का, और ये है 13 2 kg का। आपको ये भी बता दिया गया, ऊपर F1 लग रहा है 30 न्यूटन, नीचे F2 लग रहा है 30 न्यूटन, और 20 न्यूटन कहूंगा तो कहीं वेट ना समझ लो, मैं बदल देता हूँ। 40 न्यूटन 50 न्यूटन, कंफ्यूज करने के लिए ये 15 ठीक रहेगा, 15 न्यूटन। अब आपको क्या बताना है? फाइंड एक्सेलरेशन
and tension at midpoint of the rope. एक तो बताना है टेंशन मिड पॉइंट पे रोप के और दूसरा एक्सलेशन। तो सॉल्व करते वक्त पहला सिस्टम हमने क्या लिया, रोप के साथ 3, 4 और 2 सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स F1 F2 और 2 + 3 + 4G 90 15 और इधर 40 और एक्सलेशन देखा नीचे की तरफ, तो कितना लिख लेंगे 90 + 15 - 40 = 9A 65/9 ये आ गया एक्सलेशन। और यदि आपको चाहिए टेंशन कहां पर, मिड पॉइंट पे, इसको मानो सिस्टम, इधर कौन है F2, इधर कौन है 3 + 2G 2 + 2G, क्यों, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है। और F1 के बारे में नहीं सोचेंगे आप, इसके बारे में सोचेंगे तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहे हैं ये T, इक्वेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन किधर देख रहे हैं नीचे, तो क्या लिखोगे 4T + 15 - T = 2A, हाँ 2 + 2A। सर आपने धागे का मास केवल 2 क्यों लिया, क्योंकि आपके सिस्टम में धागे का आधा टुकड़ा ही तो आया है, तो लेंथ के प्रोपोर्शन में मास लिया। यहां से चेक करिए, -4 × 65/9 = T। आपको T से पता चल जाएगा। आपको T पता चल गया, ये पता चल गया, ओके। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, आपसे कहा जाता है रीडिंग ऑफ weighing machine in kg = नॉर्मल रिएक्शन बाय G। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन kg, या इसको दूसरे वर्डिंग्स में कहते हैं अपीरेंट वेट, डे टू डे लाइफ में ऐसे बोल देते हैं इन kg। नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगा उसको G से डिवाइड कर देंगे। हाँ सर नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, बड़े 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 आराम से, बड़े आराम से, ठीक सर।
तो नॉर्मल रिएक्शन बाय जी से हमें कभी भी अपीरेंट वेट चाहिए तो वेट होता है न्यूटन, तो नॉर्मल ही कर देंगे। लेकिन यदि किलोग्राम में लेना है ना तो जी से डिवाइड करके केजी में आ जाएंगे। आप देखिए ये एक लिफ्ट, इस लिफ्ट में खड़ा है, रखा गया एक वेइंग मशीन और इसके ऊपर खड़ा हुआ है एक इंसान जिसका मास है 60 केजी। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ऊपर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आपसे कहा गया फाइंड apparent weight of the man। अब यदि apparent weight of the man की बात कर रहा है तो सबसे पहले काम आपको सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ेगा, एफबीडी बनाना पड़ेगा उस मैन का। तो मैन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो एक तो वेइंग मशीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जिसके कारण नॉर्मल आएगा, एक अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जिसके कारण एमजी आएगा। न्यूटन से कम है नहीं तो आपने सेब का पेड़ लगाया, उसके बगल में बैठ के देखेंगे तो ये लिफ्ट चूंकि ऊपर जा रही है तो आर्मी भी ऊपर जाता दिखेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या लिखने वाला है, n माइनस एम जी बराबर एम ए। तो n कितना हो जाएगा, एम जी प्लस ए। तो ये कितना हो गया, m हो गया 60, 10 प्लस 4। तो आपको अपीरेंट वेट चाहिए इन केजी, अपीरेंट वेट इन केजी, तो ये हो गया n बाई जी, 60 इंटू 14 बाई 10, 84 केजी। वो जो मशीन होगा उस पे जो मार्किंग है वो तो केजी में है ना, तो कितना दिखा रहा होगा, 84 केजी। तो कहने के लिए तो आप वेइंग मशीन पे खड़े हैं लेकिन वेइंग मशीन दिखा रहा है किलोग्राम। अभी कितना दिखा रहा है, 84। ये भी बंदा सोचेगा लगता है आज कुछ अच्छा खाना खा लिया, अचानक मैं 60 से 84 केजी का हो। सर ये ग्राउंड से मैं क्यों ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि ये जो लॉ है ना F बराबर एम ए, ग्राउंड से ही वैलिड है, क्योंकि बनाया भी गया ग्राउंड पे ही बैठे। ऐसे सोचो सर मैं लिफ्ट से ऑब्जर्व करूंगा तो मैं अभी ने मैंने मना किया है, बाद में कर लूंगा। यदि यही लिफ्ट नीचे आने लगता, नीचे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, इंसान वही है 60 केजी वाला। अभी मुझे देखना है रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। कितना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करते वक्त फिर से एक सेब का पेड़ लगाएंगे, उसके नीचे बैठ जाएंगे, इंसान को देखेंगे, पैर पे आएगा नॉर्मल, अर्थ के कारण आएगा ग्रेविटी और लिफ्ट के साथ नीचे आते दिखेगा। तो एम जी माइनस एन बराबर हो जाएगा एम ए, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा एन, एम हो गया 60, 10 माइनस 4, 60 इंटू 6। तो अपीरेंट वेट ये या यही होगा अभी रीडिंग, एन बाई जी किलोग्राम में जाना है, 60 इंटू 6 बाई 10, 36 केजी। बड़ा दुखी हो जाएगा यार, अब कल से मैं जो है लिफ्ट में नहीं जाऊंगा, वेट कम हो जाता है, 36 केजी। तो आप जो देख रहे हैं आदमी तो रुका हुआ है, नेट फोर्स 0, तो वो कहानी लिफ्ट के भीतर है, ग्राउंड से देखने पे एक्सेलरेटेड है आदमी लिफ्ट के साथ। तो आप F बराबर एम सोच रहे हैं। एक पॉइंट आता है स्प्रिंग,
स्प्रिंग की खासियत क्या है कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होता है तो एफ स्प्रिंग कोई फोर्स किसी पे नहीं लगा रहा होता है। लेकिन यदि एक काम करो, स्प्रिंग को लाओ और दो ब्लॉक के बीच में इसे दबा दो, ठीक है। अब इसका लेंथ हमने कम कर दिया, L0 माइनस एक्स। L0 था नेचुरल लेंथ, तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो ब्लॉक को आप लेकर दोनों सिरे के स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग क्या ऐसे रहना पसंद करेगा या स्प्रिंग चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ पे जाए? तो नेचुरल लेंथ में जाने के लिए ये इसे इधर धकेलने की कोशिश करेगा और ये इसे इधर धकेलने की कोशिश करेगा। मतलब एफ स्प्रिंग जब भी आप देखेंगे ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो होगा ये आप कह देते हो कि ये इज स्प्रिंग कांस्टेंट of the spring. X is compression or elongation of spring. और ये स्प्रिंग फोर्स लिखने का सीधा सीधा तरीका। कुछ किताब क्या करता है, वो लिखता है एफ स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एस स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस के एक्स। वो ये सोच के कि एक्स यदि आपने दबाया है तो फोर्स आएगा दूर ले जाने के लिए, एक्स यदि खींच के बड़ा किया होता तो फोर्स आता नजदीक लाने के लिए। लेकिन मैं उस लफड़े में नहीं पड़ रहा, मैंने आपको बताया कि एक्स ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा, एक्स कम फोर्स कम, डायरेक्शन सोच लूंगा मैं। आप ध्यान रखिएगा, टू थिंक अबाउट डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, try to recall that spring is trying to achieve its natural length. आपको डायरेक्शन सोचना है ना, तो ये सोचो ना स्प्रिंग क्या करना चाहता है। स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ अचीव करना चाहता है। यदि दबा हुआ है तो फैलना चाहेगा, और फैला हुआ है तो सिकुड़ना चाहेगा। आप ये भी सोच सकते हो, और आइडियल स्प्रिंग का मतलब मासलेस स्प्रिंग, अपने सिलेबस में यही होगा। स्प्रिंग फोर्स Kx will be same at both ends and must be opposite in direction. दोनों एंड पे जो स्प्रिंग फोर्स आप देखोगे Kx वो हमेशा अपोजिट रहेगा। यदि दबा हुआ है तो दोनों सिरे को दूर धकेलना चाहेगा, यदि खिंचा हुआ है तो दोनों सिरे को नजदीक लाना चाहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो होगा तो सेम दोनों किनारे, और डायरेक्शन जो उसके होंगे अपोजिट, मतलब दोनों सिरे एक दूसरे के नजदीक आना चाहेगा या दोनों सिरा एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। स्प्रिंग फोर्स
के एक्स हुआ, के हुई स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, के का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट। और यदि आप देख रहे हो ये स्प्रिंग, यहां धागा, सॉरी स्प्रिंग, और यहां ब्लॉक, स्प्रिंग फोर्स दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर। तो आपको क्या लगता है ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में होगा या इनलोंगेटेड होगा? तो नेचुरल लेंथ पे होगा तो इसके mg को कौन बैलेंस करेगा? स्प्रिंग तो स्प्रिंग पकड़ के लटक जाओ तुम, तो क्या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा? यदि ये ब्लॉक लटका हुआ है तो क्या स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में होना चाहिए? और यदि नहीं तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? तो स्प्रिंग अभी इनलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर, क्योंकि वो अपने सिरे को ऊपर ले जाके अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगा। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स आप देख रहे होंगे ये होगा के एक्स नॉट। इक्विलिब्रियम पे कंटिन्यूअस रेस्ट का मतलब हो जाता है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स नेट जीरो, और इसका मतलब हो गया के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी। एक्स नॉट जो इनलोंगेशन है वो कितना हो गया? एम जी बाई के, 60 बाई 100 मीन्स ये 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर, 60 बाई 100 मीटर, 60 सेंटीमीटर। ये जो स्प्रिंग है कितना इनलोंगेटेड होना पड़ेगा इसको? इसमें आपसे पूछा गया था फाइंड इनलोंगेशन। इन स्प्रिंग तो सॉल्व करते वक्त आपने क्या सोचा? सॉल्व करते वक्त आपने सोचा कि इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो mg नीचे है तो जरूर स्प्रिंग फोर्स ऊपर होगा, तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। और स्प्रिंग फोर्स सोचने का दूसरा पॉइंट भी दिमाग में कि वो अपने नेचुरल लेंथ में जाना चाहता है, तो उस सिरे को ऊपर ले जाएगा, ब्लॉक को ऊपर ले जाएगा, ऐसा कोशिश करेगा। और यहाँ आप यदि कभी स्प्रिंग और उससे धागा और उससे फिर ब्लॉक देखते, तब बताओ तो ये स्प्रिंग इनलोंगेटेड होगा या कंप्रेस्ड होगा? ये इक्विलिब्रियम में है और ये स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग है तो के दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर। फाइंड इनलोंगेशन x नॉट इन स्प्रिंग। पहले मुझे ये बताओ कि 6 kg तो नीचे और ऊपर आया टेंशन T, और धागा का ऊपरी सिरा नीचे की तरफ T, और उसको रोकने के लिए ऊपर लगेगा के एक्स नॉट। तो हम तो पहले 6 kg के लिए सोचते हैं, और 6 kg ब्लॉक T equals to 6G, 60 for पॉइंट Q। सर ये Q पॉइंट कौन सा है? जहां स्प्रिंग और धागे एक जगह है। मास एट Q इज 0। ना तो धागे में मास है ना तो स्प्रिंग में मास है, तो F नेट एट Q क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जितना वो स्प्रिंग खींच रहा होगा उतना ही टेंशन होगा।
तो के एक्स नॉट किसके बराबर आ गया, टी के बराबर 60 के। एक्स नॉट आ जाएगा 60 बाई के, 60 बाई 100 मीटर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। तो सोचने का रास्ता थोड़ा लंबा हो गया। और यहाँ आपने क्या एक नया पॉइंट देखा कि स्प्रिंग और स्प्रिंग यदि कहीं जुड़े हैं तो वहां जितना टेंशन होगा उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा, भले ही वो क्यू पॉइंट एक्सेलरेटेड क्यों ना हो तब भी, क्योंकि क्यू पे मास जब 0 है ना तो नेट फोर्स एम है, नेट फोर्स 0, जितना टी लगाएगा उतना के एक्स लगाएगा। तो अगर कितना भी ज्यादा हो उसमें होगा एक्सटेंशन, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सटेंशन ना ही होगा। अच्छा चलो मान लो एक्सटेंशन नहीं है तो ब्लॉक पे एमजी लगा, धागे में टेंशन आया, एमजी तो है ना, ब्लॉक टांग दिया उससे, तो स्प्रिंग से ब्लॉक टांग दो, तो ब्लॉक के वेट को बैलेंस करेगा कौन, तो स्प्रिंग को तो इनलोंगेट होना ही पड़ेगा यार, मजबूरी है उसकी। कौन मास, अगर आपके सिलेबस में वही है तो अगर को हटा, हमारे सिलेबस में यही है मासलेस, तो उसी को ना सोचोगे। अब यहाँ जो ये पॉइंट है, पॉइंट आ गया है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन केजी, ये होता है के एक्स बाई जी, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस है तो स्प्रिंग में ब्लॉक लटकाओगे तो खींचेगा, तो जितना खींचा, ये के एक्स अपने को नहीं दिखता तो ये लिखते हो टी बाई जी। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा के एक्स और टी बराबर होगा, और ये भी टी नहीं पता तो ध्यान से सुनो, स्प्रिंग के चूंकि दोनों सिरे पर एक जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है तो दोनों सिरे पे टेंशन भी एक जैसा होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, स्प्रिंग के दोनों सिरे पे एक जैसा के एक्स होता है तो स्प्रिंग के दोनों सिरे पे टेंशन भी एक जैसा होगा। तो आप क्या इसे लिखोगे, टेंशन एट एनी वन एंड ऑफ स्प्रिंग अपॉन जी, टेंशन एट एनी वन एंड ऑफ द स्प्रिंग अपॉन जी। ये केजी में चाहिए होता है ना, तब न्यूटन में चाहिए तो जी से डिवाइड नहीं करेंगे। मुझे बताओ, अभी रीडिंग कोई पूछे तो क्या कहोगे, ये स्प्रिंग बैलेंस है, तो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा सॉल्व करते वक्त, रीडिंग हो जाएगा टी बाई जी, और टी किसके बराबर है, 6 kg के ब्लॉक को देखो, टी ऊपर है और mg नीचे है, टी किसके बराबर है 6g, 6t, तो रीडिंग हो गया टी बाई जी 60 बाई 10 दैट इज 6 kg। आपको स्प्रिंग कितना खींचेगा तो जितना टेंशन होगा उसके ऊपर या नीचे, तो ऊपर या नीचे में कोई एक टेंशन लो, केवल एक ही तरफ फोर्स लगाने से स्प्रिंग नहीं खींचता, दोनों तरफ से खींचोगे तो खींचता है, दोनों तरफ से दबाओगे तो दबता है, एक ही तरफ से खींचोगे तो नहीं खींचेगा, दूसरा सिरा फ्री कर दो, एक सिरे पे फोर्स लगाओ, नहीं खींचेगा। अब यदि यही क्वेश्चन मैं पूछना चाहूं कि इनको लिफ्ट में डाल दिया और लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब बताओ कितना। तो आप जब ग्राउंड पे पैर देखो और यहां से ऑब्जर्व करोगे तो 6 kg ब्लॉक की कहानी क्या होगी, ये ऊपर की तरफ एक्सलेटेड दिखेगा,
जितेंद्र जी, हाँ जितेंद्र जी बताएं। और रोटेशनल डायनामिक्स या रिजिड बॉडी के नाम से होगा, पहले भी भेजा होगा क्लास 11th वाला, यदि आपने पहले ही कर दिया है तो केवल मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, दोनों एक ही और में लिखा हुआ है, ठीक ना। अब मुझे ये बताइए, टेंशन, mg और एक्सलेशन, तो क्या t दिख जाएगा? t माइनस mg बराबर ma, t इक्वल्स टू mg प्लस a। और रीडिंग कितना हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा t बाई इनके। ये बेसिक आइडिया हो गया जो आप फॉलो कर रहे हैं। पहले t माइनस mg ma देखा, t इक्वल्स टू mg प्लस ma, और रीडिंग आ गया t बाई जी। ये इंटरेस्टिंग थोड़ा सा तब होता है जब आप यहां ऐसे लगा देते हो इस पे, और यहां है 6 kg और यहां है 6 kg। अब बताइए तो रीडिंग अभी क्या होगा? 0 कर दूं? अभी रीडिंग कितना होगा? परफेक्ट, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स kx दोनों सिरे पर एक जैसा होता है, तो टेंशन भी दोनों सिरे पर एक जैसा होगा। ये तो मैंने पहले भी आपसे कहा। और चूंकि दोनों तरफ बैलेंस है तो t किसके बराबर दिखेगा? 6g के। तो रीडिंग कितना होगा? t बाई जी, 6g बाई जी, 6 kg। ये नहीं कि दोनों तरफ 6 है तो सर 0 दिखाएगा। स्प्रिंग खिंचा हुआ है ना, तो रीडिंग तो आएगा। इसमें अगर एक मास बदल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपने एक मास बदल दिया, पहला वाला पहले डायग्राम बना लो जल्दी। एक तरफ दे दिया 6 kg और एक तरफ ले लिया 3 kg। अब क्या ये बैलेंस होगा? अब रीडिंग क्या होगा? एक यदि नीचे जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा? ऊपर। जो इनलोंगेशन होना था वो तो हो चुका है, अब तो ये फिक्स जैसा है दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब मुझे बताओ टी दोनों किनारे पे माइनस m क्यों लिखा? क्योंकि स्प्रिंग के दोनों किनारे पर एक ही जैसा टेंशन होता है, ये बेसिक रूल। अब मुझे बताओ यहाँ क्या लिख सकते हो? और 3 kg, t माइनस 3g इक्वल्स टू 3। फॉर 6 kg, 6g माइनस t इक्वल्स टू 6a। इनको डिवाइड कर दो, t माइनस 3g अपॉन 6g माइनस t इक्वल्स टू 1/2। 2t माइनस 6g इक्वल्स टू 6g माइनस t, 3t इक्वल्स टू 12g, t इक्वल्स टू 4g। तो रीडिंग कितना हो गया? रीडिंग हो गया t बाई जी, 4g बाई जी, 4 के। ना तो वो 6 शो करेगा ना तो 3 शो करेगा, रिजल्ट आ गया 4। रीडिंग वाले कहानी होगी। तो स्प्रिंग के किनारे का टेंशन ढूंढना, यदि करंट वेट चाहिए या वेट चाहिए या रीडिंग चाहिए, और टेंशन यदि न्यूटन में चाहिए तो वही बोल, किलोग्राम में चाहिए तो डिवाइड कर दो। यहाँ स्प्रिंग से रिलेटेड कंप्लीट हो जाए मुझे बता दो। हाँ, यहाँ आप चेक करिए स्प्रिंग से रिलेटेड एक पॉइंट, स्प्रिंग फोर्स डू नॉट चेंज
instantly. Important point. But छोड़ो, but इसी पे फोकस करते हैं. But strings tension T can change instantly. ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है. ये क्या कहता है कि आप यदि ए और बी के बीच वाले धागे को कट कर दो, फाइंड एक्सलेशन ऑफ ए एंड बी just after we cut the string. B का मास 3 kg 2 kg. आप यदि बीच वाले धागे को कट करोगे तो क्या लगता है, क्या 2 kg यहीं बैठा रहेगा या नीचे गिरेगा? तो आप पहले ये सोचो, धागा जब तक कट नहीं किया तब तक कहाँ कितना फोर्स है. तो kx यदि आप इसे सिस्टम मान लोगे c प्लस 2g के बराबर होगा 50 के. और टेंशन की यदि बात करते तो बात करें ही ना, वो तो बदल भी जाता है, अभी उसका काम पड़ने वाला नहीं. आपने जब सोचा कि धागे को कट कर देंगे, फिर एक डायग्राम बना लो ए बी वाला और धागे को कट कर दिया, तो धागे के कट होने के तुरंत बाद क्या स्प्रिंग अपना शेप बदल चुका? स्प्रिंग को अपना शेप, नेचुरल शेप लाने में फाइनाइट टाइम लगेगा. तो जस्ट आफ्टर वी कट द स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर वी कट द स्ट्रिंग, kx वही रहेगा 50 और नीचे कौन आता रहेगा? ए वाले का मास कितना था? 3g 30. ये एक्सलेशन किधर दिखेगा? ए का ऊपर की तरफ. बी पे धागा तो अब रहा नहीं, उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ. ये बात समझ में आई? बी पे धागा रहा नहीं, उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ, वो तो फ्री फॉर्म हो गया 2g/2 दैट इज g. और एक्सलेशन ऑफ ए कितना देखा आपने? kx माइनस 3g/3. kx कितना है? 50 माइनस 30/3, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो अचानक नहीं बदलता, इस बात पे गौर करिएगा. सिस्टम में कहीं कोई चेंज हुआ है, उसका असर स्प्रिंग के वैल्यू पर तुरंत नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के शेप के बदलने में फाइनाइट टाइम लगेगा. और धागे का जो फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, वो अचानक अपना वैल्यू बदल देता है. तो कहानी कंटिन्यू रहेगा, अभी इतना ही रखते हैं. थैंक यू. एक काम करिएगा ना, HC वर्मा थोड़ा सा ट्राई करिएगा. जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं उनके एफबीडी बनाइएगा. डायग्राम वाले क्वेश्चंस के HC वर्मा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और कांस्टेंट रिलेशन यूज करके ये रिलेशन देखिएगा एक्सेलरेशन का क्या होता है, और फिर इक्वेशन लिख के सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आता जाएगा. स्टेप आपके पास पता है.